शाम का वक्त था। आकृति सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार खिड़की के पास खड़ी अपनी बहन रिया पर टिक जा रही थी। रिया ने शाम की पार्टी के लिए एक नया ड्रेस पहना था। बाल खुले थे और बार बार वह अपने गालों पर गिरते बालों को एक तरफ कर रही थी, आसपास से बेखबर, जैसे वह खुद में ही मगन हो। रिया दीदी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आकृति ने किताब बंद करके धीरे से कहा। रिया ने आईने में खुद को देखते हुए होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई और पलट कर आकृति की ओर देखा। हाँ कहो, मुझे लगता है तुम्हें इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, आकृति ने नरमी से कहा, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। पापा की इज्जत का मामला है, तुम्हें उनकी बात का ख्याल रखना चाहिए। शौक और चंचल सी आकृति आज बहुत समझदारी वाली बातें कर रही थी, जबकि रिया ने तंज भरी मुस्कान के साथ आकृति की ओर देखा। आकृति, तुम्हें हर बार पापा की इज्जत की चिंता क्यों रहती है? जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का नाम है और मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। और प्लीज़, इतनी बड़ी सलाहकार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान ज़िंदगी में समझौता करता रहा तो फिर उसने ज़िंदगी ही क्या जी। हर किसी को ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और मैं अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। बहन हो, बहन बनकर रहो, वह भी छोटी बहन, रिया ने तीखे अंदाज में कहा। रिया दीदी प्लीज़, मैं जानती हूँ तुम्हें आज़ादी चाहिए, मगर इस तरह की आज़ादी सही नहीं जो हमें बदनाम कर दे, आकृति ने दबे अंदाज में कहा। बस करो आकृति, रिया ने सख्त लहजे में कहा। तुम सीधी सीधी अपनी दुनिया में मगन रहने वाली लड़की हो। तुम्हें क्या पता कि दुनिया में कैसे जिया जाता है। तुम्हारी दुनिया बस किताबों तक सीमित है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे खुलकर जीना है, अपने शौक पूरे करने हैं, इस दुनिया की खूबसूरती को महसूस करना है। मुझे हर चीज़ अपनी मर्जी से करनी है। रिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई अपने दिल की बात आकृति को बता रही थी। अगर पापा को पता चल गया कि तुम रात में छुपकर पार्टी में गई हो तो फिर क्या होगा, आकृति ने कहा। रिया ने आकृति की बात अनसुनी करते हुए अपना पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम अपनी किताबों में खुश रहो आकृति, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और मैं पार्टी में गई हूँ ये बात पापा को सिर्फ तुम बता सकती हो, लेकिन मुझे पता है मेरी प्यारी सी बहन कभी अपनी जुबान नहीं खोलेगी। मगर 16 साल की आकृति हर चीज़ को सोच समझकर करती थी। क्या सही है क्या गलत, ये देखकर वह कदम उठाती थी। इतनी कम उम्र में भी उसके अंदर रिया से ज़्यादा समझदारी थी। वह रिया को इसलिए समझा रही थी कि वह ऐसी कोई गलती ना करे जो उसके आने वाले कल पर असर डाले। और जब से उसकी मंगनी विक्रांत मेहरा से हुई थी, तब से आकृति बहुत घबराई हुई थी। पापा को ये रिश्ता पसंद था, अगर इस रिश्ते में जरा सी भी दरार आई तो उनका दिल टूट जाएगा। यही वजह थी कि वह हर वक्त रिया को टोक रही थी, लेकिन छोटी होने की वजह से रिया उसकी बातों को अनसुना कर देती और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सुबह की हल्की रोशनी हवेली के खुले आंगन में फैल चुकी थी। दूसरी ओर दादी ने गहरी सांस ली और घड़ी की ओर देखकर कहा, यह विक्रांत बिना हमेशा देर करता है, कहाँ रह गया? उन्होंने हल्के से बड़बड़ाया। उसके बिना तो उनके गले से निवाला भी ना उतरता। रात को भी वह देर से घर आया था और वह कितनी ही देर तक उसका इंतजार करते करते सो गई। कुछ ही देर बाद विक्रांत डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। उसकी शख्सियत का हर पहलू दिलकश था। लंबा कद, चौड़े कंधे और गहरी आंखें जो उसके शरीर को और भी खूबसूरत बनाती थी। उसने सफ़ेद टी शर्ट और काली पैंट पहनी थी, जिसमें उसकी सादगी और ज़्यादा झलक रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो उसकी शख्सियत को और भी आकर्षण बना रही थी। दादी जी, विक्रांत मेहरा ने मुस्कुराते उनके पास आकर झुककर उनका आशीर्वाद लिया। दादी ने ढेर सारा आशीर्वाद विक्रांत को दिया। अगले ही पल वह उन्हें अपनी बाहों में समेटकर उनसे लाड लड़ाने लगी। बस, दादी जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें दादी की कितनी परवाह है। ये आने का कोई वक्त होता है, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें समय का कोई एहसास है? तुम्हें मालूम है हमें दवा भी लेनी होती है। वह भूखी बैठी होगी। विक्रांत ने माफी मांगने वाले अंदाज में सिर झुका लिया। माफ कीजिए दादी जी, बस थोड़ा काम में फंस गया था। आगे से कोशिश करूंगा, वक्त पर आऊंगा। दादी जी ने अपना मुंह ठीक कर लिया और सिर हिलाकर कहा, अच्छा चलो, अब आ गए हो तो बैठो। वो उनके साथ नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। कुछ पल खामोशी में गुजर गए। फिर दादी जी ने बात का रुख बदलते हुए कहा, विक्रांत, मैं एक बात सोच रही थी। जी दादी जी, क्या बात है? विक्रांत ने दिलचस्पी से उनकी ओर देखा और नाश्ता प्लेट में निकालने लगा। रिया की बजाय तुमने आकृति को क्यों नहीं चुना? वह कितनी प्यारी और समझदार बच्ची है। रिया के तौर तरीके मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आते। दादी की बात पर विक्रांत मेहरा कितनी ही देर तक उन्हें मुंह खोले हैरान देखता रहा। दादी, मुझे लगता है आपने दवा टाइम पर नहीं खाई, तो इसका असर आपके दिमाग पर हो गया है, इसलिए ऐसी बेतुकी की बातें कर रही हैं। ये कहते हुए विक्रांत ने अपना सिर झटक लिया और अपना हाथ नाश्ते की प्लेट की ओर बढ़ाया। लो भला, मैं कहाँ से बेतुकी की बातें कर रही हूँ, पूरे होशोवाश में हूँ। कितनी प्यारी, कितनी सुलझी हुई बच्ची। मेरा तो दिल आ गया है उस बच्ची पर, दादी ने कहा। वही तो दादी,
वही तो कर रहा हूँ, बच्ची है वह, और आप पता नहीं क्या उल्टा सीधा बातें बना बैठी हैं। सिर्फ 16 साल की है वह दादी। आप भी कमाल करती हैं। मुंह बनाते हुए नाश्ते पर हाथ साफ करने लगा। लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3-4 साल की बात है। तब तक अरे वो तुम्हारा लंदन जाने वाला प्लान था ना, तो चलो जाओ लंदन, 3-4 साल बाद वापस आओगे। तब तक आकृति की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसकी शादी की उम्र भी हो जाएगी। बस फिर कर लेना से शादी। वाह दादी, आपने क्या बात कही है, यानी 4 साल बाद वह 20 की हो जाएगी, तो क्या 4 साल बाद मेरी उम्र आगे नहीं बढ़ेगी? उसके 20 साल होने के बावजूद भी मैं उससे 12 साल बड़ा ही रहूंगा। मैंने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा। फिर आपने ये बात अपने दिमाग में कैसे सोच ली? विक्रांत मेहरा के दिमाग में एकदम से मासूम आकृति का चेहरा घूम गया था। तभी दादी, किन ख्यालों में गुम हो गए हो? दादी ने उसे ख्यालों में गुम देकर उसके सामने हाथ लहराते हुए कहा। कहीं नहीं दादी, बस आपकी बेकार की बातों में उलझ कर रह गया था। आज तो आपने ये बात कह दी, आगे से ये बात मत कहना। वो रिया की छोटी बहन है और ये बात सोचते हुए भी मुझे अजीब लग रहा है। पता नहीं ये बात आपके दिमाग में कैसे आ गई। नाश्ते की प्लेट छोड़कर हाथ साफ करता हुआ वो उठकर खड़ा हो गया। अरे बैठो, तुम्हें भागने की बड़ी जल्दी है। ये जूस का गिलास खत्म करके जाओ। दादी के कहने पर वह मजबूरन उस नाश्ते की टेबल पर दोबारा बैठना पड़ा। विक्रांत बेटा, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? बस दिल में जो आया वह कह दिया। भाई, मुझे तो वह बच्ची बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मेरा दिल उस पर आ गया, तो दिल की बात तुम्हारे सामने रख दी। कल जब तुम्हारे ससुराल गए थे तो वह बच्ची इस तरह हमारी सेवा कर रही थी कि पूछो मत। आगे पीछे हमारे इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे वही मेरे घर की होने वाली बहू हो। और तुम्हारी रिया, वह तो सोफे पर उठने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ी ही कामचोर लड़की है जो तुमने पसंद की है। विक्रांत कुछ पल खामोश रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता थी, मगर उसने अपनी दादी की बात का जवाब नरमी से दिया। दादी, रिया जैसी भी है, मैं उसे दिल से चाहता हूँ। मोहब्बत कोई प्लान बनाकर नहीं की जाती, ये दिलों की बात होती है। दादी जी ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। मोहब्बत अपनी जगह है, मगर परिवार की इज्जत और सुकून भी तो देखना पड़ता है। आकृति जैसी लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। वह शरीफ और घरेलू मिजाज की लड़की है। दादी की बात पर विक्रांत ने नरमी से मगर मजबूत अंदाज में कहा। दादी जी, रिया भी मेरे लिए अहम है। वह मेरे दिल के करीब है। मैं जानता हूँ कि वह कभी कभी जिद्दी हो जाती है, मगर वह भी मुझसे मोहब्बत करती है और मैं तो उसे समझा सकता हूँ। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। दादी जी ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। बस तुम ही वो बेहतर बन जाते हो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। विक्रांत ने उनका हाथ थाम लिया। दादी, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, मगर मोहब्बत के मामले में मुझे समझने की कोशिश ना करें। रिया मेरी जिंदगी का हिस्सा है। दादी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। खैर, नाश्ता करो। वैसे हम सोच रहे हैं इस रविवार को तुम्हारे ससुराल जाकर शादी की तारीख तय कर देते हैं। अब मंगनी को ज़्यादा लंबा समय करना सही नहीं। कुछ महीनों बाद तुम्हारे सिर पर भी सरदारी की पगड़ी रखनी है। जो जो जितना जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए उतना बेहतर होगा। यह सुनकर विक्रांत का चेहरा खिल उठा। रिया को सोचते उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो दादी की नज़रों से छिप ना सकी। उन्होंने तुरंत अपना इरादा बदल लिया और अपने दिल को मजबूत करने लगी कि इस घर की बहू अब सिर्फ रिया ही बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनका पोता इस रिश्ते में खुश था और वह अपने पोते के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। विक्रांत, हाँ, जो उनके दिल पर पहुंच सका था। इतनी मोहब्बत तो उन्होंने अपने बेटे को भी न दी थी जितनी अपनी जान से प्यारे पोते विक्रांत मेहरा को दिया करती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। 1 हफ्ते का वक्त कैसे बीत गया किसी को पता न चला। आज भी एक आम सा दिन था। अरे, आप सब सुबह सुबह कैसे? रमेश जी ने सम्मान से कहा और हालचाल पूछने के बाद उन्हें अंदर ले गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि विक्रांत के घर वाले बिना कोई सूचना के उसके छोटे से आशियाने में आ जाएंगे। बस कुछ जरूरी बात करने आए हैं रमेश, दादी जी ने नरमी से कहा। रमेश जी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। आइए आइए, अंदर आइए। सबको ड्राइंग रूम में बिठाया गया, जहां रमेश जी की पत्नी भी आकर सबसे मिली। चाय का इंतजाम किया गया और हालचाल पूछा गया। सब लोग बातों में व्यस्त थे, मगर दादी जी के चेहरे पर एक अलग सी खामोशी थी। कुछ पल बाद दादी जी ने चाय की चुस्की लेते हुए बात शुरू की। रमेश, हम आज एक खास मकसद से आए हैं। सोचा कि आज ही आपसे बात कर लें। रमेश जी और उनकी पत्नी भी उनके साथ ही थी। शायद वे लोग उनके आने का मतलब कुछ समझ चुके थे। जी जरूर बताएं, हम आप लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं? दादी जी थोड़ा आगे झुकी और बोली। बात यह है कि विक्रांत और रिया की मंगनी को काफी समय हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि अब उनकी शादी की तारीख रख दी जाए। बच्चे बड़े हो चुके हैं और हम ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। ये सुनकर रमेश और उनकी पत्नी थोड़े परेशान हो गए। रमेश जी ने नरमी से कहा, जी हम भी यही चाहते हैं, मगर आपको पता है कि हमारी तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई। हमें कुछ समय और चाहिए, और अचानक हम शादी की तारीख कैसे तय कर सकते हैं? हमारा भी छोटा मोटा परिवार है, हमें अपने कुछ बड़ों को बिठाकर बातचीत करनी होगी। वे बहुत ही नर्म लहजे बोले थे। पार्वती जी ने भी सिर हिलाते हुए कहा कि जी अभी तो हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। अचानक इतना बड़ा फैसला लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा।
दादी जी ने उनकी बात को अच्छे से सुना और फिर नरमी से कहा, हम समझते हैं कि तैयारियों के लिए समय चाहिए, मगर बच्चों की खुशी सबसे ज़रूरी है। अगर हम अगले महीने के आखिरी सप्ताह में शादी की तारीख तय कर दें तो आपको भी तैयारी के लिए समय मिल जाएगा और हम भी सुकून में आ जाएंगे कि बच्चे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। रमेश जी और उनकी पत्नी एक पल के लिए खामोश हो गए। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, जैसे कि एक दूसरे की राय का इंतजार लगा रहे हो। फिर रमेश जी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप सबका यही फैसला है तो हमें भी मंजूर है। अगले महीने की आखिरी तारीख हमें ठीक लगती है। रमेश जी को विक्रांत बहुत पसंद था। उनका अंदाज़ा, उनका कारोबार, उनकी शख्सियत से भी वे बहुत प्रभावित थे। वे किसी भी हाल में इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्हें हाँ कहने अपनी भलाई समझी। पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब कुछ समय पर हो जाए। दादी जी ने खुशी से उनके हाथ थाम लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत अहम है। बाकी भगवान ना सब कुछ आसान कर देंगे। विक्रांत का सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। आकृति और रिया अपनी बुआ के घर गई थी। यही वजह थी कि आज भी वो उससे मुलाकात ना कर पाया। हालांकि रात को विक्रांत ने रिया को कॉल किया था। रिया की आवाज़ सुनते ही विक्रांत ने गहरी सांस ली। आज कहाँ गई थी तुम? क्यों, तुम्हें बताकर जाना था? रिया की ठंडी आवाज़ उसके कानों से टकराई, जबकि विक्रांत को उसका ये अंदाज भी बहुत अच्छा लगता था। ये हक भी मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा कि तुम्हें मेरी इजाज़त की जरूरत महसूस होगी। यानी आप मुझे कैसे कैद करेंगे? रिया की बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। बिल्कुल कैद करूंगा, अपनी मोहब्बत में, और उस कैद की कोई गहराई नहीं होगी मेरी जान। विक्रांत रोमांटिक हो रहा था, जबकि रिया ठंडी गहरी सांस लेकर रह गई। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ गई थी? मैं बुआ के घर गई थी। आप बताकर नहीं आए थे ना, इसलिए मैं चली गई थी। आप बताकर आते तो शायद मैं आपको घर पर ही मिल जाती। हाँ, गलती हो गई। मैं तुम्हारा हैरान चेहरा देखना चाहता था, इसलिए बिना बताए आ गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तो तुम ही मेरी हो, मेरी होने वाली हो। सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर तो तुम मेरी हो जाओगी। अब सब्र नहीं होता रिया, ये दिल तुम्हारे लिए हर वक्त बेकरार रहता है। वह धीरे धीरे रोमांटिक होने लगा और रिया की जान निकलने लगी। मम्मी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहकर उसने जल्दी फ़ोन काट दिया और विक्रांत गहरी सांस लेकर रह गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और बारात का दिन आ पहुंचा। रमेश जी के घर में हलचल अपने चरम पर थी। हवेली के आंगन में रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए थे और रोशनी की झलक पूरे मोहल्ले में दिखाई दे रही थी। रमेश जी बाहर के इंतजाम देख रहे थे, जबकि उनकी पत्नी जी अंदर मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। आकृति भी अपनी माँ के साथ काम में लगी हुई थी। कभी चाय के कप तो कभी मेहमानों के लिए खाने की प्लेटें। चारों ओर खुशियां का माहौल था। मर्द बारात के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थे। कुछ ही देर में बारात के आने की खबर गूंज उठी। दुल्हन के परिवार वाले दिल खुशी से धड़कने लगे और हर कोई अपनी जगह खड़ा हो गया। बारात जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, रमेश जी आगे बढ़कर दूल्हे और उसके परिवार का स्वागत करने लगे। विक्रांत मेहरा, जो आज दूल्हे की ड्रेस में था, अपनी सफ़ेद शानदार शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ देर बाद जैसे ही पंडित जी की आवाज़ आई, सब उठकर खड़े हो गए, क्योंकि पंडित जी दूल्हा दुल्हन को मंडप पर आने के लिए कह रहे थे। लेकिन जैसे ही रिया को बुलाने के लिए लोग उनके कमरे में गए, थोड़ी देर बाद वापस आ गए। पर रिया की सहेलियां थीं, जो घबराते हुए रमेश जी और पार्वती जी से कह रही थी कि रिया दरवाज़ा नहीं खोल रही। सब लोग परेशानी की हालत में उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने हल्के हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। रिया बेटा, फेरों का वक्त हो गया है, बाहर आ जाओ। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों पति पत्नी ने परेशान होकर एक दूसरे की ओर देखा। रमेश जी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, मगर अब भी खामोशी थी। रिया बेटा, दरवाज़ा खोलो, पार्वती जी ने नरमी से कहा। हालांकि उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। जब कोई जवाब नहीं आया तो आकृति भी चिंतित होकर वहां से आ गई। मम्मी, क्या हुआ? उसने परेशान होकर पूछा। आकृति बेटा, रिया दरवाज़ा नहीं खोल रही, पार्वती जी ने घबरा कर कहा। आकृति भी परेशान हुई और जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। दीदी, दरवाज़ा खोलो, आप सुन रही हैं ना? लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। जो लोग वहां मौजूद थे वे आपस में परेशान होने लगे, जबकि पार्वती जी, रमेश जी और आकृति के दिल की परेशानियां घबराने लगी। कुछ ही देर और इंतज़ार करने के बाद रमेश जी ने मास्टर जी से दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सब अंदर गए, मगर रिया कहीं नहीं थी। कमरे में सिर्फ एक खत पड़ा था। रमेश जी उसे पढ़ने लगे। मम्मी पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी छोटी बहन को दुख नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि वह विक्रांत मेहरा को पसंद करती है। अगर आकृति को विक्रांत ना मिला तो मेरी बहन टूट कर बिखर जाएगी और मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ ये मेरा कदम आपकी इज्जत पर एक दाग लगा सकता है। लोग बातें बनाएंगे, लेकिन लोगों की परवाह करते हुए मैं अपनी बहन को दुखों के हवाले नहीं कर सकती। मैं कैसे पूरी ज़िंदगी मुझे और विक्रांत के साथ देख सकती है, जबकि वह खुद विक्रांत को दिल में बसाए बैठी है।
इसी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। खत पढ़ते ही रमेश जी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वे कुर्सी पर बैठते अपना सिर पकड़ लिए। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए, जबकि आकृति हक्का बक्का खड़ी थी। उसे अपनी बहन की इस हरकत की कोई वजह समझ न आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने कभी विक्रांत को चाहा था, ना ही कभी दोनों बहनों के बीच ऐसी कोई बात हुई थी। वह तो विक्रांत के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। उसने हमेशा विक्रांत को रिया के हवाले में ही सोच रखा था। फिर यह खत क्यों लिखा गया? सब लोगों की नज़रें आकृति की ओर उठी और वह मासूम सबकी नज़रों में एक मुजरिम बन गई थी। वह अपने आप में सिमटती जा रही थी, जबकि रमेश जी एकदम से चूर हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये कैसी मुसीबत उनके सामने आ गिरी। बाहर मेहमानों की भीड़ थी। विक्रांत के साथ कई बड़े लोग आए थे। अगर आज शादी न हुई तो कितनी बदनामी होगी, इसका अंदाज़ा उन्हें बहुत अच्छे से था। और जिस बड़े परिवार से उन्हें रिश्ता जोड़ने वाले थे, अगर कुछ गलत हुआ तो मेहरा परिवार की भी बदनामी होगी। तो इस बात में कोई शक नहीं था कि विक्रांत के पापा सूरज मेहरा उन्हें मिटाने में देर नहीं लगाते। ये बात रमेश जी अच्छे से जानते थे। कुछ लोग जो हॉल में बैठे थे इस तमाशे को देख रहे थे, अब हैरान हो गए। विक्रांत जो पंडित जी के कहने पर मंडप में आकर बैठ चुका था, उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। ना जाने उसे क्यों कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। वह चुपचाप उठकर अपने पापा के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखा और इशारों से उन्होंने अंदर चलने के लिए कहा। दादी जी भी उनके साथ कमरे की तरफ बढ़ी, जबकि उनकी माँ संगीता और बहन मीरा बाकी के इंतजाम देख रही थी। रमेश जी जो कुर्सी पर खत थामे अपने सिर पकड़े थे, उसी समय विक्रांत की आवाज़ सुनाई दी। रिया कहाँ है? ये क्या है? उसने आगे बढ़ते ही उस खत को अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसकी नज़र खत पर लिखावट पर गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की से उसने इतनी मोहब्बत की थी, जिसके ख्वाब उसने अपनी आंखों में सजाए थे, वो उसे ये कहकर छोड़कर चली गई कि उसकी छोटी बहन उसे पसंद करती है। ये बात उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। वह अविश्वास से खत पढ़ रहा था। बाहर बारात का शोर था। मेहमानों की नज़रें उन पर टिकी लगी थी। गांव के कई सम्मानित लोग उनके साथ आए थे। अगर आज ये इस वक्त पर शादी ना होती तो कितनी बदनामी होगी। एक ही क्षण में वह पूरे दृश्य को अपनी आंखों में घूमता हुआ महसूस कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी कैसी अभी और इसी समय बदल सकती है। दादी जी ने उसके हाथ से खत छीन लिया, जो जब उन्होंने खत को पढ़ा तो काफ़ी देर तक वह विक्रांत की तरह चुप करके देखती रही। मगर वह एक समझदार और हालात को समझने वाली औरत थी, इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला लेते हुए कहा कि अब समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रमेश जी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने खानदान की बदनामी नहीं होने देंगे और इसलिए हम आपकी छोटी बेटी आकृति से विक्रांत की शादी करने का इरादा रखते हैं। उनका लहजा अटल था। जितनी बेइज्जती आपकी बड़ी बेटी ने हमारी करवाई है, अब आपको समझौता हर हाल में करना होगा। सूरज मेहरा भी चुपचाप अपनी माँ की बातों में सहमत हो रहे थे, जबकि विक्रांत गुस्से से बाहर निकल गया और अपनी माँ संगीता के पास आ गया। उसकी नसें गुस्से में तन चुकी थी और चेहरा लाल हो रहा था। उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रिया ऐसे कैसे कर सकती है। रमेश जी, जो पहले ही सदमे थे, इतनी बड़ी बात सुनकर और घबरा गए, मगर हालात को देखते हुए तुरंत राजी हो गए। जी, जैसा आप ठीक समझे, क्योंकि वह जानते थे कि शादी से इनकार करने का मतलब था जिंदगी भर की जिल्लत। आकृति, जो सब कुछ हैरानी से देख रही थी, बिल्कुल शौक खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। विक्रांत को वह अच्छे इंसान के रूप में देखती थी, मगर शादी के इस बंधन का ख्याल उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग था। वह भी इस उम्र में जब उसने शादी के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं था, यहाँ तक कि उसे शायद शादी का मतलब अच्छे से पता भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और वह एक अजीब सी उलझन में घिरी हुई थी। शौक और चंचल आकृति बिल्कुल सहम चुकी थी। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे सोचने का मौका न मिला। उसने अपनी आंखों से विक्रांत का लाल चेहरा देखा और उसका पागलपन भी देखा, जो पहले उसकी बहन के लिए हुआ करता था। दादी जी ने एक नज़र आकृति पर डाली और कमरे से बाहर चली गई। सूरज मेहरा भी उनके पीछे चले गए। रमेश जी ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो नम आंखों से उन्हें देख रही थी। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, मैं जानता हूँ मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। मुझे ये भी पता है कि यह खत झूठा है। इस पर लिखी किसी भी बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बेटी के चरित्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मगर एक बाप होने के नाते मैं तुमसे एक ही विनती करता हूँ कि आज अपने बाप की इज्जत की लाज रख ले। इस शादी से इनकार मत करना। 16 साल की मासूम आकृति, जो अपने पापा के दुख को देख रही थी, ऐसे महसूस कर रही थी जैसे अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी कुर्बानी दे दी। हाँ, वह आकृति थी, वह रिया नहीं थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। वह अपनों से प्यार करने वाली मासूम सी गुड़िया थी, जिसने अपनी खुशियों और अपने घर वालों के लिए उसी वक्त कुर्बानी कर दी। शादी का मंजर बेहद खामोश और गहरे जज्बात से भरा था। मेहमानों की हल्की हल्की सरगोशियाँ और कमरे में छाई संजीदगी माहौल को और भी ज़्यादा बोझिल बना रही थी। आकृति गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने थी। दूधिया रंगत के साथ वह एक पत्थर की तरह बेजान बैठी थी। उसके चेहरे पर मासूम की गहरी परछाई थी और उसकी आंखें, जिनमें कुछ देर पहले आंसुओं का समंदर था, अब खामोश हो चुकी थी।
विक्रांत ने चुपचाप चुटकी से सिंदूर लेते हुए उसकी मांग में भर दिया और फिर उसके गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए उसने जिस निगाहों से आकृति को देखा वह कांप कर रह गई थी। विक्रांत मेहरा की आंखों में एक अजीब सा भाव था, दर्द और गुस्से का मिला जुला एहसास। वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन आकृति और विक्रांत के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों इस नए रिश्ते की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये शादी जो अचानक और बिना सोचे समझे हुई थी, दोनों के लिए एक नए सफर की शुरुआत थी जिसका अंजाम किसी को नहीं पता था। जैसे वो लोग वापस हवेली में पहुंचे तो हवेली के कदम पर रखते ही उसके अंदर जमा गुस्सा एक तूफान की तरह फट पड़ा। मुझे ये शादी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। उसकी आवाज़ में इतनी बुलंद थी कि पूरे हॉल में गूंज गई। आकृति ने सर झुकाए आंसू बहाते हुए एकदम भी पीछे नहीं हटाया। विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और उसका लहजा दिल चीरने वाला था। वह 2 कदम आगे बढ़ते हुए आकृति के सामने खड़ा हो गया। उसे लाल होती आंखों से घूर रहा था, जो इस वक्त डर के मारे थर-थर कांप रही थी। अगले ही पल उसने उसे बाजू से दबोच कर झिझोड़ा। आकृति, तुमने मौका पाकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी बहन के होने वाले पति के लिए इस तरीके के ख्याल पालते हुए वह कोई घायल शेर लग रहा था जो अभी सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। आकृति की हिचकियां बंध गई। वह जानती थी कि अब विक्रांत की बातों में सच्चाई नहीं थी, लेकिन उसके अल्फाज तीर की तरह दिल में उतर रहे थे। अब वह चुप क्यों? जवाब दो मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन की खुशियों पर डाका डालते हुए? विक्रांत की हर बात, हर जुल्म आकृति के दिल पर नए जख्म छोड़ रहा था। वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। दादी जी जो हमेशा अपने पोते की खुशियों के लिए दुआएं करती, यह मंजर देखकर तड़प उठी। उन्होंने गुस्से में विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत, खुद में रहकर बात करो। मुझे नहीं लगता कि जो दिखाया जा रहा है वही सच है। मुझे आकृति बेकसूर लगती है। विक्रांत ने एक नज़र अपनी दादी की ओर देखा, मगर वह बिना रुके बोलता चला गया। यही चाहती थी आपकी मैं इस लड़की से शादी कर लूं, तो लीजिए आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी। विक्रांत गुस्से में भरा अपने कमरे की ओर चला गया। उसके जाने के बाद हॉल में खामोशी छा गई। आकृति की सिसकियां अब भी जारी और दादी जी का दिल उसके लिए पसीज गया। वह आगे बढ़ी, आकृति के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोली, चलो बेटा मेरे साथ। दादी जी ने आकृति को अपने साथ लिया, उसके आंसू पोंछे और उसे अपने साथ कमरे में ले गई। आकृति ने नम आंखों से दादी की ओर देखा। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, विक्रांत अभी गुस्से में है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम बस सब्र रखो, भगवान हर चीज को हमारे लिए अच्छा बनाता है। दादी के शब्द सुनकर आकृति ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह सुकून की तलाश करी हो। दादी ने उसका हाथ थामा और दिल ही दिल में प्रार्थना की, हे भगवान, इन दोनों के दिलों में सुकून और मोहब्बत भर दे। रात का अंधेरा हवेली के आंगन में छा चुका था, लेकिन अंदर का माहौल विक्रांत के दिल में उबलते गुस्से से भरा हुआ था। आकृति, जिसे दादी ने बड़ी मोहब्बत से समझाया था, यह अब तुम्हारी नई जिंदगी है। कांपते कदमों से वह विक्रांत के कमरे में दाखिल हुई थी। शादी के लाल जोड़े में सजी वह बहुत मासूम और नाजुक सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही विक्रांत की नजर आकृति पे पड़ी तो उसका खून खोल उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह तेजी से उसके पास आया और उसकी बाजू को कसकर पकड़ा और गजरजते हुए बोला, किसकी इजाजत से तुम मेरे कमरे में आई हो? आकृति की सांसें बेकाबू हो गई। वह डरते हुए बोली, मुझे दादी छोड़कर गई हैं। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। विक्रांत के कठोर रवैये ने उसे और भी डरा दिया। विक्रांत ने उसकी दोनों बाजू को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और गुस्से में से उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आंखों में जलती चिंगारियां दिख रही थी। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। वो कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और वह तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूँ। विक्रांत की आवाज कमरे में गूंज उठी और आकृति के डर के मारे पीछे हटने लगी। अपनी उम्र और अपना साइज देखा है जो चली हो शादीशुदा रिश्ते को निभाने। अरे तुम में तो इतनी जान भी नहीं कि तुम मेरे जुनून को कुछ मिनट के लिए भी सह सको, और तुम मुझे पूरी जिंदगी सहने के लिए चली आई। उसकी आंखों से निकलती गुस्से से चिंगारियां आकृति को झुलसा रही थी। पहली बार आकृति को अपने सामने खड़े लंबे चौड़े मौजूद इंसान से कुछ ज्यादा ही डर महसूस हो रहा था। मोहब्बत करती हो ना मुझसे? तो ठीक है, अब मुझे और मेरे जुनून को सहने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोहब्बत में टूटा हुआ इंसान किस हद तक जा सकता है। यह कहते उसने आकृति को अपने करीब खींचा, जबकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। प्लीज विक्रांत, मेरी बात सुनो। जो कुछ रिया दीदी ने खत में लिखा है, इसके आगे वह कुछ कहती कि तभी वह गुस्से से दहाड़ता हुआ, चुप, एकदम चुप, मत बोलना, गंभीर आवाज में कहते हुए विक्रांत ने उसके होठों पर उंगली रख दी। क्या सच है क्या झूठ, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो तुम मेरी पत्नी बन ही चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। सजा का नाम सुनते ही आकृति के रोंगटे खड़े हो गए। प्लीज विक्रांत, उसके होठ कांप रहे थे। आकृति अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि शादीशुदा रिश्ते की गहराइयों को समझ सके। उसने गहरी सांस लेते हुए जैसे खुद के अंदर उठते तूफानों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और अगले ही पल उसने आकृति को बिस्तर पर धक्का दिया। आकृति का नाजुक बदन बिस्तर पर जाकर गिरा और वह सुन रहेगी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और दिल सदमे से भरा हुआ था।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, जबकि वह बेगुनाह थी। विक्रांत ने उस पर एक नफरत भरी नज़र डाली, जैसे उसकी जिंदगी ही असहनीय हो। फिर बिना एक पल गवाए वह कमरे से बाहर निकल गया और हवेली के दरवाजे से बाहर चला गया। हवेली की दीवारें उसके गुस्से की गवाह बन चुकी थी। आकृति बिस्तर पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वह जिस हालत में थी उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, हवेली के आंगन में सुकून की जगह एक तूफानी माहौल था। रात में जब सब लोग सो रहे थे तो विक्रांत अपने अंदर उमड़ते तूफान को लेकर चुपचाप अपनी फ्लाइट से लंदन के लिए रवाना हो चुका था। यह खबर हवेली में जंगल की आग की तरफ फैल चुकी थी और जैसे हर किसी के दिल में कयामत टूट पड़ी। विक्रांत, जो इस तरफ आलिशान हवेली का इकलौता वारिस था, उसकी गैर मौजूदगी ने सबको हिला कर रख दिया। आकृति, जो रात भर आंसू में डूबी रही, जब सुबह नीचे आई तो माहौल की गंभीरता को तुरंत महसूस किया। दादी, जो हमेशा हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहती, इस वक्त सिर पर पकड़े बैठी थी। सूरज मेहरा, जो विक्रांत से बेहद मोहब्बत करते थे, बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। विक्रांत का लंदन जाकर अपनी फोटोग्राफी के शौक को पूरा करने का जुनून था, लेकिन सूरज जी ने इस जुनून को रोका था, क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे को इतनी दूर 4 साल के लिए भेजना नहीं चाहते थे। उस समय विक्रांत ने भी अपने पापा की बात मान ली थी, लेकिन अब जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसे स्वीकार नहीं कर पाया और सब छोड़कर लंदन के लिए निकल गया। उनके चेहरे पर गहरी मायूसी थी। विक्रांत की मां ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोल पड़ी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होती तो मेरा बेटा आज हमारे साथ होता। तुमने सब बर्बाद कर दिया। चाहे तुम्हारी बहन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन वह मेरे बेटे के दिल पर राज करती थी। तुमने तो आकर सब तबाह कर दिया। उनके तीखे शब्द आकृति के दिल में तीर की तरह लग रहे थे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सह गई थी। वह सिर्फ 16 साल की मासूम लड़की, जो हालात की आधियों में फंस गई थी, लेकिन कोई उनकी बेगुनाही को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय दादी जी ने कड़े शब्दों में बहू को टोकते हुए कहा, खबरदार, जो किसी ने भी आकृति को कुछ कहा वह बिल्कुल बेगुनाह है और मैं नहीं चाहती थी कि कोई उस पर उंगली उठाए। दादी की आवाज में ऐसी सख्ती थी कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने हैरानी से दादी की ओर देखा। जो दादी विक्रांत पर जान छिड़कती थी, आज वह अपने पोते की हरकत पर खामोश थी। वक्त इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, लेकिन आकृति की जिंदगी ठहर गई थी। हवेली के बाकी लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे, लेकिन आकृति वहीं अटकी जहां विक्रांत मेहरा उसे छोड़कर गया था। वह आकृति खुराना से आकृति मेहरा बन चुकी थी, लेकिन इस नाम के साथ जुड़ा रिश्ता उसका दम घोट रहा था। 3 साल का लंबा अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया, मगर आकृति के दिल पर बीते गमों का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। उसके लिए हर दिन एक नए इम्तिहान की तरह होता। वह हवेली में तन्हाई और इल्जाम के साए में जीती रही, जहाँ सिर्फ दादी का ही साया उसके लिए था। इन 3 सालों में आकृति ने हर तरफ से अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश की, मगर दिल के गम भरते ही नहीं। विक्रांत कुछ महीनों तक नाराज रहा, लेकिन फिर फोन पर बात करने लगा। वह घर में सबसे बात करता, सिवाय आकृति के। बात करना तो दूर, वह कभी भूले से भी उसकी खैरियत ना पूछता। जब दादी से बात करता तो दादी खुद ही अपनी तरफ से आकृति की खैरियत की खबर दे दिया करती, जिस पर विक्रांत आगे से कोई जवाब न देता और चुपचाप फोन बंद कर देता। एक दिन सुबह 5 बजे के करीब आकृति ने अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। ना जाने किस एहसास की तरफ वह दादी के कमरे की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर दादी जी पर पड़ी, जो बिस्तर पर निडाल पड़ी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। वह घबराई हुई आवाज में बोली, पापा जी जल्दी आइए, दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। सूरज जी ने जैसे दरवाजा खोला और आकृति की बात सुनी, वह फौरन अपनी बूढ़ी माँ के कमरे की ओर भागे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने दादी का इलाज शुरू कर दिया। अगली सुबह विक्रांत हिंदुस्तान लौटकर आ गया था। सूरज की पहली कॉल मिलते ही उसने फौरन फ्लाइट बुक कर ली थी। वह कितना ही इनकार कर लेता, मगर दादी जी की हालत के बारे में सुनकर उसकी आत्मा कांप गई थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी आकृति दादी के लिए दुआएं मांग रही थी कि अचानक विक्रांत की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। सामने ही वह अपनी माँ संगीता को गले लगाकर अपनी दादी के बारे में पूछ रहा था, मगर जैसे उसकी नजर पीछे खड़ी आकृति पर पड़ी तो वह कितनी ही देर तक उसे देखता रहा। जैसे उसकी बेचैनी निगाहों को सुकून मिला था। ना जाने क्यों आकृति को उसकी निगाहों से बेचैनी महसूस हुई। उसका दिल जोरों से धड़क उठा, जबकि विक्रांत को अब होश कहाँ था। उसने ये 3 साल कैसे गुजारे थे, यह भी वही जानता था। उस रात वह आकृति को छोड़कर तो चला गया था, लेकिन उसके एहसास को अपने साथ ले गया, उसकी खुशबुओं को अपने दिल में बसा ले गया। उसने एक पल के लिए जब उसने आकृति को खुद के करीब किया तो उसके चेहरे की मासूमियत, उसके नरम नाजुक कांपते होठों की फरियाद, उसके वजूद की नरमी, विक्रांत का दिल कहीं डूबा गया। उनमें ये एहसास जज्बात उसने कभी नहीं रिया के लिए महसूस किया था। बाद में उसे अपने सूत्रों के जरिए यह भी पता चल गया था कि रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और नाम उसने आकृति पर लगा दिया था। आकृति बेकसूर थी, ये उसे लंदन जाने के 2 महीने बाद ही पता चल चुका था। लेकिन वह जानबूझकर हिंदुस्तान नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि आकृति मासूम है और कम उम्र की है, और अगर वह उसके करीब चला गया तो उसकी मासूमियत खत्म हो जाएगी। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वह उसकी मासूमियत छीनना नहीं चाहता था, इसलिए जानबूझकर लंदन में रहता।
हवेली में फ़ोन किया करता और कोई उसे आकृति के बारे में नहीं बताता, लेकिन दादी हमेशा उसकी खैर खबर के बारे में ज़रूर बताती और उससे सुनकर उसे दिल को सुकून मिलता। विक्रांत ने कभी जानबूझकर आकृति से बात नहीं की थी। उसे उम्मीद नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह 4 साल बाद खुद आकर सामने से आकृति को बताना चाहता था कि वो उससे मोहब्बत कर बैठा है और तब उसके चेहरे पर फैलते रंगों को देखना चाहता था। वह अपने बुरे रवैये की माफ़ी भी मांगना चाहता था, लेकिन आज अचानक 3 साल बाद उसे अपने सामने देखकर जैसे दिल को बेहिसाब सुकून मिला। दादी ने उसे देखते ही पहली बार ये बात कही कि मुझ में अब और सहने की हिम्मत नहीं बची विक्रांत बेटा। जितना हौसला करना था मैं कर चुकी हूँ। अब तुम्हें इस बच्ची को अपनाना होगा, जो बेगुनाह है। जबकि विक्रांत मन ही मन बड़बड़ा कर रह गया। मैं तो खुद उसे अपनाने के लिए बेकरार हो रहा हूँ दादी, मगर वह ये नहीं जानता कि आकृति के दिल में क्या चल रहा है। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। उसकी मौजूदगी से दादी की तबीयत बेहतर हुई और 3 दिन बाद फिर हवेली लौट आए। आज विक्रांत का इरादा आकृति से मिलकर अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगना था, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना और अपने नए रिश्ते की शुरुआत करने का था। मगर इससे पहले ही आकृति दादी के कमरे में दाखिल हुई और उसके हाथ में एक लिफाफा था। कमरे में उस वक्त सभी लोग मौजूद थे। जब आकृति ने वह लिफाफा विक्रांत की तरफ बढ़ाया, फिर बेहद संजीदगी से बोली, ये तलाक के कागज है, मुझे आपसे तलाक चाहिए। ये शब्द नहीं थे, बल्कि पिघला हुआ शीशा था, जो विक्रांत के कानों में उड़ेल दिया गया। आकृति कुछ कहती इससे पहले विक्रांत ने बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और उन कागजों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। वो उसकी बाजू कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम 3 साल पहले भी बेवकूफ लड़की थी और आज भी अपने हक में नहीं बोल सकी। आकृति फूट फूट कर रोने लगी और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विक्रांत मेहरा ने सबके सामने आकृति से माफी मांगी और उसने उस 3 साल बर्बाद किए। आकृति का इरादा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का नहीं था, क्योंकि इन 3 सालों में उसने बहुत तकलीफ सही थी। मगर इस दिल का क्या करती जो विक्रांत के नाम पर अब धड़कने लगा था। जब दादी ने उसके हाथ पकड़कर इशारे से हाँ करने के लिए कहा तो वह इनकार न कर पाई। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अब सीधा अपने कमरे में ले गया। देखो आज वो पल आ गया है, ये कहते हुए उसने आकृति को खुद के करीब खींचा, जबकि वह शर्म के मारे दोहरी हो गई। शर्माने से काम नहीं चलेगा मेरी जान, बराबर का साथ देना पड़ेगा मेरे इन खूबसूरत पलों को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि बहुत तड़पा हूं तुम्हारे बिना। जितना सताया है ना, अब उतना ही सुकून भी देना पड़ेगा। ये कहकर उसने लैंप ऑफ कर दिया और पूरे हक और मान के साथ उसके वजूद में समा गया। जबकि दूसरी तरफ रिया अपनी किस्मत को रो रही थी, जिसने जल्दबाजी में आकर अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आकर कोर्ट मैरिज तो कर ली थी, लेकिन अब दिन रात घर से भागी हुई लड़की का ताना सुनती और रो रो कर अपने भगवान से के आगे माफी मांगती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।